बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर मैं मूडी को मशवरा देना चाहता हूँ और कई मरतबा दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में किसी हद तक उसने इसमें अमल भी किया है और वो यही है कि बेसिकली ही इज़ अ साइकोपैथ। और मैंने बताया था कि इंग्लैंड में चले जाएं, लंदन में हार्ले स्ट्रीट है एक, वहाँ पे काफ़ी क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, दुनिया के माने हुए साइकेट्रिस्ट वहाँ पे बैठते हैं। और मैंने कहा था कि मूडी को चाहिए कि वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट ले एंड ही शुड गेट हिमसेल्फ फिक्स्ड। और अवाम जो है, भारतीय अवाम हमको बहुत चाहते हैं, वो हमें चाहते हैं, इट्स वीज़ा विज़, और हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दोनों मुल्कों के अवाम, और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभार गलती हो जाती है और मेरे ख्याल में भारतीयों से भी गलती हो गई। उन्होंने एक ऐसा लीडर चुना जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और वैसे भी ही इज़ अ नॉन परफॉर्मर और परफॉर्म भी नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करें, इसीलिए उसने ये ऑपरेशन जो लॉन्च किया था जिस पे उसको फिर एक मरतबा यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी, उसका नाम है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर भरने की उसको बड़ी आदत है, लेकिन उसकी ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई मूडी की। लेकिन एनीवेज हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। पहले मेरे ख्याल में हार्ले स्ट्रीट पे अपने आप को अपना एवेल्यूएशन कराए, साइकेट्रिक एवेल्यूएशन करवा ले, वहाँ पे कोई इलाज हो जाए, उसका कोई दवाई शवाई प्रिस्क्राइब हो जाए वहाँ पे, और अच्छे डॉक्टर्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े वहाँ पे पॉलिटिशियंस जो है जाके अपना इलाज कराते हैं, तो ये भी करा लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर बात आएगी जनाब परफॉर्मिंग की, तो परफॉर्मेंस के लिए भी मेरे पास बड़ा अच्छा पैनल यहाँ पे मौजूद है। हम लोग मिल के उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे उसको भेजा जा सकता है। वैसे तो एक पिंडी में एक दवाखाना है, हाफिज़ दवाखाना, वहाँ से भी अच्छा इलाज हो रहा है उसका, लेकिन मज़ीद उसको मेरे ख्याल में अद्वियात की ज़रूरत है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मूडी को ज़रूर मिलेंगी। सो उस पर भी हम बात कर लेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब, और मेरे उस्ताद मोहतरम मेजर समरेज सालिक साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, चलें इलाज की बात बाद में कर लेंगे, मूडी का इलाज बाद में करा लेंगे, क्योंकि दो बीमारियाँ हैं, उसको दोनों का इलाज बाद में करवा लेते हैं या साथ साथ करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं पूछना ये चाहूँगा, समरेज साहब मैं आपकी तरफ टॉस करता हूँ ये क्वेश्चन, और मैं पूछना ये चाहूँगा कि ये अब ड्रोन की तरफ क्यों चल पड़े, क्योंकि ये यहाँ पे कोई पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया वाले, और दे हैव लेड अ ट्रैप कि हम उस ट्रैप में वी शुड लाइक वॉक इन टू दैट ट्रैप। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। इस तरह तो हो नहीं सकता कि हम उनके ट्रैप में वॉक इन करें। पुरानी टेक्निक्स हैं, और कि यहाँ पे अवाम जो है किसी हद तक जिटरी हो जाएंगे, तो फिर जनाब प्रेशर आ जाएगा, तो फिर जनाब साढ़े ट्रैप पे आ जाएंगे। ये इंडिया की पुरानी ट्रैप है मेरे ख्याल में। ये तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क, या इसके अलावा भी कुछ है। जी जन साहब मुझे ज़रा एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें। राना साहब थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने उसके इलाज का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, हाँ, और हम ऑलरेडी उसका इलाज कर रहे हैं, हाँ, और इंशाअल्लाह ताला जो मरीज जिसका आपने जिक्र किया वो सेहतयाब होगा कुछ अरसे तक। नहीं सेहतयाब नहीं करना जन साहब, सेहतयाब असी मतलब असी पिंडी बुला के कर लेने, उसनू आ जावे, वैसे भी आ जाता है, तो आ जावे तो पिंडी दवाखाना एक है, उथू दा इलाज करा देने सर फिलहाल। चले सॉरी आई एम कटिंग। इंशाल्लाह जी। देखिए, जो आपने ड्रोन्स की बात की है, उस पर मैं जिस तरह से इसको रीड करता हूँ कि इसके कपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक तो यह है कि पैनिक क्रिएट करना पब्लिक में जी। दूसरा ये है सर्वेलेंस, कि हमारे कुछ ऐसे सिस्टम जिनको वो आइडेंटिफाई करे, उनकी लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करे। तीसरा है कि पाकिस्तान को प्रोवोक करना और पाकिस्तान एयरफोर्स को ड्रॉ इन करना, कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ एयरबोर्न हों इन ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए, और उससे ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी और एक्सपोज हो। अच्छा। और चौथा मैं कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक क्रंच, कि ड्रोन्स चूँकि सस्ता कमोडिटी है, चीपर कमोडिटी है, उसके अगेंस्ट अगर आप मिसाइल्स यूज़ करना शुरू कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो ऑप्शन पड़ती है। इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो अभी तक 3 राउंड्स हुए हैं, और मेरे हिसाब से, मेरी असेसमेंट, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने तीनों राउंड जीते हैं। एक था प्री हॉस्टिलिटी, उसमें भी हमने उन्हें बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट किया। उसके बाद हॉस्टिलिटीज़ हुई, उसने हमारे निहत्ते अवाम के ऊपर जो है वो मिसाइल्स बरसाए।
उसमें भी हमने उसको बीट किया और हमने मतलब रिस्पांस दिया। हमने उसके 5 जहाज़ गिराए। राफेल जो उसका एक बहुत बड़ा एक ताकत का सरचश्मा है, क्लेम करता है, 3 राफेल हमने गिराए। उसके एयरफील्ड्स को हमने स्ट्राइक किया, उसके हेडक्वार्टर्स को स्ट्राइक किया, उसकी पोस्टें हमने उड़ाई। तो हमने बहुत एक अप्रिशिएबल उसको नुकसान पहुंचाया। तीसरा जो राउंड उसने शुरू किया जो ड्रोन्स वाला है, तो राणा साहब मैं आपको कहूँगा कि जब दुश्मन कुछ ना कर पाए और फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, तो वो जो इस पंजाबी कहते हैं ना कि दरिया तो पार गालियाँ देना शुरू कर दो। दिस इज ऑल दैट आई सी द ड्रोन्स, कि वो दरिया के पार से गालियाँ दे रहा है और हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज आपको पता है कि जितने आए हैं सारे गिराए गए हैं, और जो उसका ट्रैप था उसमें हम नहीं आए, और हमने उसके जितने भी डिज़ाइन थे उनको बीट किया, उनको शिकस्त दिया। तो पाकिस्तान की इसी में कामयाबी है कि जो दुश्मन जो करना चाह रहा है वो हम उसे ना करने दें। अच्छा, आपने एक बात की जन साहब कि आपने कहा जनाब कि एयरबॉर्न हो, पीएफ के जहाज़, हमारे एयरफोर्स के जहाज़ उड़े, ड्रोन्स को जनाब टारगेट करें, उनको गिराएं, तो वो उनको पता चल जाए कि उनकी वेयर आर दे, लाइक यू नो, कहाँ कहाँ पे जहाज़ हैं हमारे एयरफोर्स के, वो उसको चेक कर सकें। ये मतलब है आपका? कि मैं सादे लफ्ज़ों में बात करना चाह रहा हूँ, मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ना चाह रहा। नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी। कि जब आपने ड्रोन को गिराना है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं जी। एक तो ये है कि आपके जो हाई क्वालिटी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको आप यूज़ करें, मिसाइल्स वगैरह को यूज़ करें और उन ड्रोन्स को गिराएं। उससे ये होगा कि वो जो जिस जगह से भी वो आपका मिशन फायर होगा उसकी लोकेशन इंडिया को वापस चली जाएगी। ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपकी है कि आप एयरबोर्न हो, अपने जहाज़ों को ऊपर भेजें और वो जाके ड्रोन्स को गिराएं। उसमें वल्नरेबिलिटी है क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ी अजीमत उठानी पड़ी जब उसके जहाज़ गिरे हैं, तो वो इस मौके की तलाश में है कि उसको भी एक ऑप्शन मिले कि हमारे जहाज़ों को गिरा सके। तीसरा ये है कि आप ड्रोन को वेट करें, उसको बजाय हाई ऑल्टीट्यूड पे हिट करने की, जब वो नज़दीक आता है, नीचे आता है, तो टैक्टिकल मीन से आप उसको शूट डाउन करें। ये ऑप्शन पाकिस्तान ने एक्सरसाइज किया है, टैक्टिकल मीन से उसको शूट डाउन किया है, बजाय इसके उसके हम अपनी लोकेशन को वल्नरेबल करें या आप अपने जहाज़ों को वल्नरेबल करें। तो मैं ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप ना दुश्मन को के उसके ट्रैप में आए और आपने अपना मकसद भी अचीव कर लिया। अच्छा, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सवालात थे कुछ, और वो उसको मेरे ख्याल में आपने बड़े अहसन तरीके से आपने उसको एड्रेस कर दिया। मैं ज़रा थोड़ा सा जाहिद साहब थोड़ी सी मुझे एक्सक्यूज़ करेंगे, मैं ज़रा पानी की तरफ जाना चाहता हूँ, और वो कहते हैं ना, चलें वो नहीं, मेरे ख्याल में ऑन एयर नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल में नेवी वाले वो यूज़ करते हैं, जैसे फ़ौज वाले यूज़ करते हैं रॉजर, तो वो नेवी वाले मेरे ख्याल में यूज़ करते हैं इन द बैरल, तो वो मूडी को साथ ऐसे कर लेते हैं। एनीवेज, रियर एडमिरल साहब, फैसल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखें, अगर समुंदर से कोई यहाँ पे एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है इंडिया में, सादे सादे लफ्ज़ों में जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे बाकी जो ममालिक हैं, इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, सपोजली ईरान है, कई मुल्कों की ट्रेड है, वो उसमें सफ़र करेगी, उसमें कई चीज़ें, चाइना है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। सो अगर वहाँ से कोशिश करता है इंडिया को यहाँ पे एडवेंचरिज्म करने की, तो डोंट यू थिंक कि इसका स्पेक्ट्रम जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट का, ये एक फुल फ्लैज रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है? फैसल साहब। जी, थैंक यू मुबशिर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, देखिए, सी जो है वो एक कॉमन हेरिटेज कहलाता है मैनकाइंड का, इसलिए कि वहाँ पे जो भी फैज़ है वो सबके लिए होता है और जो भी नुकसान है वो भी सबके लिए होता है। तो अगर जिस तरह आपने ये पिक्चर पोर्ट्रे की है, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ये जो जितने भी रीजनल कंट्रीज़ हैं या जिन लोगों की ट्रेड वहाँ से गुजर रही है, वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसको रीराउटिंग करनी पड़ती है। आप गजा की मिसाल ले लीजिए कि गजा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेड सी में उसके इफेक्ट्स आए, और फिर वहां से जो शिपिंग गुजर रही थी उसको रीराउट करना पड़ा साउथ, ये अफ्रीका के नीचे से। टाइम भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई। तो एक तो फैक्टर ये है कि इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, और सी की ट्रेड जो है वो इकोनॉमिकल ट्रेड कहलाती है, तो वो फिर इकोनॉमिकल नहीं रहती, पहली चीज। दूसरी चीज ये
कि देखिए जब दो कंट्रीज किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में लड़ रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स, रॉकेट्स, गोलियां, सब चीजें बरसा रहे होते हैं और ये भी कोशिश होती है कि एक दूसरे की ट्रेड को हिट करें। तो उसमें गलती का एहतमाल होता है क्योंकि डेंस शिपिंग एरिया में आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा शिप किस कंट्री के लिए जा रहा है। तो हो सकता है कि कोई मिसाइल, कोई गलती से रॉकेट किसी और कंट्री के शिप को लग जाए और उसको नुकसान पहुंच जाए। तो उस कंट्री को भी आप बेसिकली इस वॉर में फिर इंक्लूड कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरह से सी की वॉर जो है वो फैलती चली जाती है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा ये टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल से ऊपर जाना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजिक लेवल पे। देखिए आप अगर इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इस वक्त देखें, और ये बड़ा एक अहम नुक्ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एनवायरनमेंट है उसमें यूएस और चाइना की रेवलरी चल रही है, और उसमें यूएस ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिश आउट की है जिसमें उसने मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं। एक आपने क्वाड का नाम सुना होगा, उसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है। अब यूएस जो है वो चाइना के साथ डायरेक्टली तो एंगेज नहीं करना चाहता, तो वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी चाहता है इस रीजन में जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सके। तो इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के कंस्ट्रक्ट में वो इंडिया को पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि इंडिया इस काबिल हो जाए कि वो चाइना को आंखें दिखा सके। अब इंडिया के साथ मुसीबत ये है कि वो उस स्टेचर को पे आ नहीं पा रहा। आप 2016, 19, 25 का एक वाकया ले लीजिए, फिर 2020 का चाइना के साथ वाकया ले लीजिए। इन सब में इंडिया को हजीमत और खिफत उठानी पड़ी है। इसके अलावा 2016, 19 और 25 ये तीनों आप देखिए तो एक वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट झूठ पे मबनी चल रहा है जो कि अब दुनिया को समझ आ गया है कि ये एक स्क्रिप्ट है इनके पास लिखा हुआ जो कि ये हर 3-4 साल बाद चला देते हैं। तीसरी चीज, 2019 और 25 के बीच में इंडिया खुद ओवरसीज टेररिज्म में मुलव्वस पाया गया है, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। तो उन लोगों के पास सबूत नहीं है इस चीज के। अब चक्कर ये है कि इंडिया को अपना जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या थानेदारी का जो एक लेबल उसने लगाया हुआ है अपने ऊपर, उसको प्रूव करना है, और उसको प्रूव करने के लिए वो इस किस्म की टैक्टिक्स अपना रहा है ताकि उसमें जो कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है बाकी लोगों का, वो जाया ना जाए। मैं ये समझता हूं कि जब ये इंडिया और पाकिस्तान इस किस्से से बाहर निकलेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो रीडिफाइन होगा। ठीक। और ये रियल टेस्ट है इस वक्त इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया के लिए रियल टेस्ट है। और इसीलिए ये खतरा है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए मोदी साहब कोई मजीद बेवकूफाना कार्रवाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं फैसल साहब आपने जो रेज किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया का जो रोल है इस रीजन में, जैसे वो अपनी हेजमनी कायम करना चाहता है यहाँ पे, या अपने आप को यहाँ पे SHO बनाना चाहता है रीजन का, उसका जो रोल है वो रीडिफाइन होगा। बट देन अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज कि देखें, इट्स हाई टाइम कि मेरे ख्याल में दोज हु आर लाइक काउंटिंग ऑन इंडिया एंड यू नो they have like put all the eggs in one basket, but probably they are running out of choices or they don't have any choices in this region. So वो इसलिए उनमें सारे eggs उन्होंने एक basket में यानी कि इंडिया में डाले हुए हैं, लेकिन इंडिया is unable to deliver, ठीक है। And then again, if they think, all those entities out there think कि वो इसको at par with China लेके आ सकते हैं, that is also not happening. Because I have a reason for that, why I say this thing. क्योंकि ठीक है आपका आर्गूमेंट अपनी जगह, बट माय काउंटर आर्गूमेंट वुड बी कि देखें, हम अगर मुशर्रफ के दौर में चले जाएं तो एक आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन हुई, उसमें सबसे पहले ब्लिंक किया इंडिया ने और वो भाग गया, ठीक है। लेकिन उसमें उसको हीट फेस करनी पड़ी, इकोनॉमिक हीट फेस करनी पड़ी, और वहाँ से मल्टी नेशनल कंपनीज, वहाँ से जनाब जितना इन्वेस्टर था वो आधे से ज़्यादा भाग गया। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो अभी ऑन गोइंग जो है, उसमें भी तो इंडिया को इकोनॉमिक हीट फेस करनी पड़ेगी, तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में इंडिया चला जाएगा। डोंट यू थिंक सो फैसल साहब?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा यही आर्गुमेंट है कि इंडिया के अंदर एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन ही ये है कि वो उस स्टेटस पे आ नहीं पा रहा है। मैं जाहिद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जाहिद साहब, मुझे बताएं कि इस रीजन में दोज हु थिंक दैट इंडिया कैन कम एट पार विद चाइना और वहाँ पे उसको चाइना को टफ टाइम दे सकते हैं, दे डोंट हैव ऑप्शंस एज सच इस रीजन में, और किसी मुल्क पे काउंट नहीं कर सकते, या और किसी मुल्क में आई वुड से कि उसकी तरफ नज़र नहीं दौड़ा सकते, या ऐसा यहाँ पे कोई फिजिबल है नहीं जगह कोई, या कोई ऐसा मुल्क फिजिबल नहीं है उनकी नज़रों में सिवाय इंडिया के। तो इसलिए वो सब ये यहाँ पे ज़ोर लगा रहे हैं इंडिया पे ताकि वो एट पार आ जाए विद चाइना और इस रीजन में उसकी हेजमनी क्रिएट हो जाए। लेकिन ये बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश पे आज तक कई डेकेड्स गुजर गए, वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका इंडिया। तो दे माइट एज वेल लाइक लुक फॉर अदर ऑप्शंस। क्यों जाहिद साहब, व्हाट डू यू थिंक सो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। पर्सनली आई फील कि जी बहुत मुश्किल है। एक तो चाइना को बीट करना इंडिया के लिए इट इज नॉट पॉसिबल, एंड सेकेंडली जो वॉशिंगटन की भी जो एप्लीकेशन होती है, मैं तो उनके साथ रहा हूं जी, वो एक हद तक किसी को पावरफुल होने देते हैं। नो बिग पावर अलाउ एनी अदर पावर कि वो इनके वजह से या इनके हालात की वजह से इनको या इनके डिजाइन को कहीं भी चैलेंज कर सके। हु नोज। और इंडिया की साइकी को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी अमेरिकन। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये उनको भी यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये शरेड है, इनकी दोस्ती भी जो है शरेड है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट करना चाहते हैं। और पाकिस्तान इज द इमीडिएट टारगेट ऑफ इंडिया कि जब तक ये पाकिस्तान की हर्डल नहीं हटेगी इंडिया के सामने से, खासतौर पे ये हिंदुत्व वाले माइंडसेट के सामने से, तो दे कांट चैलेंज चाइना। चाइना के देखिए एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स नहीं है जी, वो स्ट्रेंथन कर रहा है विद इन व्हाटएवर वो बेसिस यूज कर सकता है, दूसरी जगह यूज कर सकता है अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कुछ सेफ गार्ड लेने के लिए दूसरे मुल्कों में अपने बेसिस इस्टेब्लिश कर सकता है। बट उसका एज सच वर्ल्ड ऑर्डर को इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। दो की जो डिफेंस स्ट्रेटजी वॉशिंगटन की, उसमें वो कहता है कि मेन कंपटीटर मेरा चाइना ही है, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी एंड दे हैव द विल टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। इसी पे बेस करके उसने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी बनाई हुई है जी, और वो एप्लीकेशन है। बट इंडिया को भी एक हद तक अमेरिकन जो है वो पावरफुल होने देंगे, क्योंकि उसके बाद उनके अपने जो रीजन में बाकी भी जो प्लेयर्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ रोल, वो सबको थोड़ा थोड़ा मीनिंगफुल रखने की कोशिश जरूर करते हैं जी। अभी जो उसको इनकरेजमेंट दे रहा है अमेरिका भी ये समझता है, या उसको जो थोड़ी सी टेसेट अप्रूवल मिल जाती है, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इस इंसिडेंट में भी उसने छोटी सी टेसेट अप्रूवल उसको दी हुई है जी, वो भी समझता है कि यार रिड्यूस दिस पाकिस्तान टू साइज, जरा इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, इसको थोड़ा प्लांट मोड में लाओ, क्योंकि ये इंडिया की भी ख्वाहिश है और इजराइल की भी ख्वाहिश है। अभी जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है या जो ऑपरेटर्स बैठे हुए वो इजराइलीज आके बैठे हुए, तो एक हद से आगे तो उसको जाने नहीं देगा जी वो कभी भी उसको। और इंडिया कैन नेवर बीट चाइना। मैं जो जानना चाह रहा हूँ, देखें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इफ यू नो जस्ट पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, राइट, और अपने आप को उस पोजीशन पे रखें कि आपको एक एसएचओ चाहिए, एक थानेदार चाहिए इस रीजन में। आप पिछले कई दहाइयों से भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सो मेनी वेज, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सूरमा बन के इस रीजन में पैदा हो जाए, बन जाए, और यहाँ पे हर जगह पे उसकी जनाब थानेदारी हो। मैं सादे लफ्ज़ों में जा रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट इज़ कि ऐसा हो नहीं रहा। देखें, अगर हम देखें बांग्लादेश, वहाँ पे बुरी हालत इंडिया की, इधर से देखें नेपाल, बुरी हालत इंडिया की, म्यांमार, बुरी हालत इंडिया की। सो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया इज लूजिंग इट्स ग्रिप इन द रीजन, ठीक है। तो वो कैसे एट पार आ सकता है विद चाइना? इंडिया कैन नॉट बी कम इन पार विद चाइना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए कई दहाइयों से इंडिया पर कि जनाब वो थानेदार बन जाएगा इस रीजन का, मैं ये कह रहा हूँ कि दे माइट एज वेल लुक फॉर अनदर ऑप्शन, अनदर अल्टरनेट। क्या उनके पास कोई और अल्टरनेट, कोई और मुल्क है या नहीं है? आपका बेसिक क्वेश्चन ये है कि इंडिया को क्यों टिप ऑफ किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना। मेरे नज़दीक इंडिया एक नेचुरल अलाय है यूएस का बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, और एक नेचुरल राइवल है चाइना का बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। इस पर कोई शक नहीं कि इंडिया इस सारे खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क है।
साइज के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री है। और जो फ्यूचर राइवलरी है दुनिया की 21st सेंचुरी की, वो प्ले होगी इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन इज द बेसिक कंटेस्टिंग ग्राउंड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इंडिया कहता है कि ये मेरी पर्सनल लेक है, चाइना कहता है नो दीज आर ग्लोबल कॉमन्स। सो ये राइवलरी जो है ये इज ऑलरेडी गिवन। सो दैट इज द रीजन व्हाई यूएस इज इन्वेस्टिंग ऑन इंडिया। अब इंडिया कामयाब क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे वजह यह है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थॉट है दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। चाहे आप चाणक्य की बात करें, चाहे आप हिंदुत्व की बात करें, और मैंने पहले कहा कि साइज में बहुत बड़ा है लेकिन सोच में बहुत छोटा है। ये जो उसकी सोच है ये इसको इंडिया को शैकल कर रही है। इसका एटीट्यूड टुवर्ड्स इट्स नेबर्स हैज बीन बूरिश, कॉन्डिसेंडिंग एंड ओवरबेयरिंग। और ये मैं नहीं कह रहा, एक एक्स एम्बेसडर इंडिया के राजेव शिकरी ने कहा था। अब इस एटीट्यूड के साथ जितने भी इसके इर्द गिर्द छोटे मुल्क हैं, दे फील इनसिक्योर, दे फील वल्नरेबल। जब इन मुल्कों को ऑप्शन मिल रही है बाहर की, दैट इज़ टू अलाई विद चाइना, तो दे विल स्टार्ट निबलिंग ऑन दिस कंट्री। तो मैं ये कहता हूँ कि फ्यूचर में इंडिया और ज़्यादा सफ़र करेगा और इंडिया इस रीजन में आइसोलेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई, अगर अब इसकी अल्टरनेटिव ऑप्शन आप देखें तो पाकिस्तान तो इज़ अ नेचुरल अलाई ऑफ चाइना। सो पाकिस्तान कैन नॉट सर्व दैट रोल फॉर द यूएस। ईरान के साथ उसके वैसे ही डिस्टर्बेंस इशूज़ हैं, अफ़गानिस्तान के साथ उसके इशूज़ हैं। तो इस सारे खत्ते में पोटेंशियल के लिहाज से डेफिनेटली इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन सोच के लिहाज से इंडिया से वर्स्ट ऑप्शन कोई नहीं। अच्छा, मैं एक फिर से इसी कन्वर्सेशन से, इसी बात से एक और सवाल फिर निकलता है सर, कि देखें नेचुरल अलायंस तो अमेरिका का बनता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, अगर देखा जाए, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा मैं, if we go back like probably a few years back, so the natural ally would have been and should have been Pakistan. America's natural alliance would have been with Pakistan instead of India. ठीक है, but ठीक है, probably things have changed, environment has changed, things have changed and people have moved on. और वो उसमें जो options थी वो limited हो गई, and then you know it's a different scenario now. ठीक है, बट फ्यू इयर्स बैक नेचुरल अलायंस तो बनता था पाकिस्तान के साथ अमेरिका का, वो क्यों नहीं हुआ? लेट मी से वेरी ब्रीफली, जी लेट मी से वेरी ब्रीफली कि अलाय और राइवल ये बनता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। जब कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा तो अलाय होगा, डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा तो राइवल होगा। जब जिस जमाने की आप जिक्र कर रहे हैं उस वक्त यूएस और पाकिस्तान के कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट थे। जी ठीक है, मतलब देयर वाज एन एनिमी इन अफगानिस्तान जिसको लड़ना था। कोल्ड वॉर एरा खत्म हो गया, कोल्ड वॉर एरा खत्म हो गया, टाइम्स चेंज, ठीक है, और उसके बाद जो हमने हीट फेस करनी थी, सैंक्शंस एंड ऑल दो स्टफ, वो हमने फेस किया, ठीक है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया दोनों मुल्कों के दरमियान, वो ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं जन साहब। लेकिन उसके बाद सर, उसके बाद भी तो कई दफ़ा ऐसी ऑप्शंस आई थी, कई ऑप्शन सामने आई थी कि जहाँ पे नेचुरल अलाय जो बनता था अमेरिका का वो पाकिस्तान बनता था। किसने बोट मिस की? Who missed that chance? That is a history now. That is a history now. जी। But who missed that boat? मतलब who missed that chance? जाहिद साहब, can you come up with this thing? जी जी जी, समरीन साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कंप्लीट कर लें सर। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो राइवलरी है ना यूएस की, वो चाइना के साथ है। पहले उसकी राइवलरी थी सोवियत यूनियन के साथ, फिर आई टेररिज्म के अगेंस्ट, अब उसकी राइवलरी है चाइना के साथ। और पाकिस्तान एक नेचुरल अलाय है चाइना का। सो पाकिस्तान कैन नेवर बी एन अलाय ऑफ द यूएस इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, जाहिद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। जाहिद साहब, आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे पहले बात, और उस पर हमारी बात अधूरी रहेगी। मैं राना साहब इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर इस रीजन में उसको कोई और इफेक्टिव कंट्री मिलती या अवेलेबल होती तो ये इंडो पैसिफिक को जोड़ना जो था ना जी, वो उसको जरूरत नहीं पड़ रही थी जी। इंडो पैसिफिक क्रिएशन ही ये है कि आप पैसिफिक की और नेबरिंग कंट्री से और भी थोड़ी सी सपोर्ट गार्निश करें और इसको वॉच डॉग को एज अ लीड वॉच डॉग रखें, और सो कॉल्ड जो जी अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं इसको लीड में रखें, और बाकी जो पैसिफिक
कि बाकी जो कंट्रीज हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया है या बीच में पैसिफिक के बीच में से, तो उसमें से भी और सपोर्ट गार्निश की जाए ताकि एक पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए। और लीड में वो इंडिया को रखना चाहता था। अगर कोई और एलाय उसको इस रीजन में स्पेसिफिक मिल जाता तो शायद वो इस स्ट्रेटजी की तरफ ना जाता, बिकॉज उसके बीच में भी अभी उसके भी यूनाइटेड स्टेट्स के भी फिर चैलेंजेस बड़े हुए हैं जी। और चाइना और अग्रेसिवली जो आप चाइना के खिलाफ या चाइना को अपना खतरा लाहक होता है तो वो अपनी प्रोटेक्टिव मनूवर के तौर पे या अपनी असेंडेंसी के तौर पे और इफेक्टिवली इंगेज कर रहा है जी रीजन को। और इनके फिर अभी क्रिएट कर रहे हैं वो छोटे छोटे हर्डल्स, कभी फिलीपींस में कभी किस जगह पे, तो कुछ ना कुछ वो क्रिएट करते रहे। तो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन जी अवेलेबल। जिस तरह जनरल समरेज भी कह रहे थे, इज राइट इन अ वे कि एज ऑफ नाउ कल कैसी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट होती है, हाउ अ न्यू एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड इन दिस रीजन। बट मेरे ख्याल में ये 20 इयर्स की एप्लीकेशन के बाद अफगानिस्तान में अब वो इंटेंगल खुद हो किसी एनवायरनमेंट को लेने के लिए किसी जगह पे किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंटेंगल होना नहीं चाहता। आज जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की आपने स्पीच सुन ली है, उसने इंडिकेट कर दिया कि जी हम अभी इंटेंगल नहीं होना चाहते किसी दो अदर कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट में, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखना चाहते हैं। और लगता है कि उन्होंने अभी भी इस कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया को थोड़ी सी छूट दी हुई है जी, कुछ लिमिटेड छूट है। अब कहां तक ये जाती है उस पर हम फर्दर बात कर सकते हैं। लिमिटेड छूट से क्या मुराद है आपकी? मैं जरा उसको एलेबोरेट कर दीजिएगा जाहिद साहब। देखिए, जो आई पर्सनली फील के कुछ टेसेट अप्रूवल्स हैं, जैसे टारगेट जब उन्होंने ले लिए, जब एंगेजमेंट पहली की है तो उसके बाद अमेरिका से जो वॉइसेस आई हैं वो यही थी कि जी वो दे वांटेड टू टेक आउट सर्टेन टारगेट, तो उन्होंने वो ले ली हैं। तो अब दोनों को इन्होंने भी रिस्पॉन्ड कर दिया, तो अब दोनों कंट्रीज ने अपनी चीजें कर ली हैं, तो दे शुड स्लो डाउन अपना रिस्पॉन्स जो डी एस्केलेशन की तरफ अपने आप को ले जाएं। लेकिन जेडी वैंस की कल की स्पीच, ऑल्दो उनका स्पोक्स पर्सन अलग कह रहा है क्योंकि मार्को रूबियो की बात हुई है, लेकिन जेडी वैंस की स्पीच से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये वो उन्होंने यही कहा कि हम इनको दोनों को समझा सकते हैं, इनको वॉर से रोक नहीं सकते। तो वो ऑफ कोर्स सर्टेन ऑब्जेक्टिव तक इजाजत देंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना जी, जो इस बंद गली में ले गए वो दोनों मुल्कों से भी ज्यादा अब इट इज दी मूडी कैश 22 में चला गया। तमरीज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। देखें, सारी बातें ठीक हैं इस वक्त, मतलब कि वो कोई भी यहाँ पे इंटरफियर नहीं करना चाहता। लेट मी पुट इट दिस वे, जो मीडिएशन का जो बात हुई थी कि अमेरिका कैन मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज़, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी रेजोल्यूशन के लिए अमेरिका कैन मीडिएट। डू यू थिंक दैट ऑप्शन इज स्टिल देयर, या वो ख़त्म हो गई है अब इस स्पीच के बाद, इस बयान के बाद? राणा साहब, सबसे पहले तो मैं क्रिटिकल हूँ यूएस के एटीट्यूड के ऊपर, और मैं अप्रिशिएटिव हूँ चाइना के एटीट्यूड के ऊपर। वो कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जब हमें ज़रूरत थी तो चाइना स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प अस। यूएस जो है उसने एक न्यूट्रल पोजीशन अडॉप्ट कर लिया। इट इज़ द टाइम ऑफ नीड, तो यूएसए के लेज हैंड्स ऑफ कि जी मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मैं समझता हूँ कि इट इज़ नॉट रियली अप्रिशिएबल। अगर दोनों कंट्रीज ये द सैनिटी कैन प्रिवेल कि नो, फाइटिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, वी नीड टू नेगोशिएट, हम बातचीत से अपने मसलों को हल करें, और इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड ये रियलाइज़ कर ले कि कश्मीर वो अनफिनिश्ड एजेंडा है इस पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, जिसने हॉस्टेज बनाया हुआ है पीस को, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्कि इंटायर रीजन को उसने हॉस्टेज बनाया हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में द वर्ल्ड पार्ट्स शुड स्टेप इन, बट उसके लिए दोनों पार्टियों का तैयार होना पड़ेगा। ओनली देन दे विल बी एबल टू स्टेप इन अ नेगोशिएटिंग और मीडिएशन रोल। अमेरिका ने हमेशा कहा कि जनाब आई एम रेडी टू मीडिएट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अमेरिका वाज ऑल आउट टू लाइक solve the issue, and the option was there, and they said that we are ready to like sort out this issue, we can mediate. लेकिन हमेशा उसमें इंडिया ने कहा जनाब कि नहीं, हमें आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए, अमेरिका की मीडिएशन नहीं चाहिए। सो अमेरिका की मीडिएशन को बैकआउट हमेशा इंडिया ने किया। सो अभी भी आप समझते हैं कि इंडिया ने बैकआउट किया या अमेरिका की ऑप्शन इज़ देयर, या जो उसने अभी यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दी है वो स्टैंड करती है और वो इंडिया इज़ रेडी फॉर द मीडिएशन? मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेसिक इशू है ना जिसके ऊपर यूएस हैज़ बिन ऑफरिंग मीडिएशन, दैट इज़ कश्मीर के रेजोल्यूशन के इशू में
US can intervene and mediate between the two countries. इंडिया ने हमेशा से एक्सक्यूज़ बनाया है शिमला अकॉर्ड को कि शिमला अकॉर्ड लेज डाउन कि ये दोनों बायलैटरली इस इशू को रिजॉल्व करेंगे. सो उसने ये स्पेस डिनाई की है फॉर द थर्ड पार्टी टू इंटरवीन एंड मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. अब जबकि मैं ये समझता हूँ कि इस एपिसोड में जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रिगेट किया, ख़त्म किया, पाकिस्तान को ऑप्शन मिली कि वो शिमला अकॉर्ड को ख़त्म कर दे. जो अभी तक ऑप्शन को का राइट रिटेन किया गया, किया नहीं गया. अगर वो होता है तो देन देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर इंडिया टू से कि जी हमारा तो एग्रीमेंट होया हुआ है जिसके तहत हम बायलैटरली इस इशू को रिजॉल्व करेंगे. देन देयर विल बी ग्रेटर जस्टिफिकेशन फॉर अ थर्ड पार्टी विच कैन बी US, विच कैन बी UN, विच कैन बी एनी अदर आउटसाइड पार्टी टू स्टेप इन एंड रिजॉल्व द इशूज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. कि जो आपने एग्जाम्पल दिया है कि जनाब कोई भी एकॉर्ड जो है अगर हम लोग ख़त्म कर देते हैं तो फिर मीडिएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी या फिर भी दोनों पार्टीज़ की विलिंगनेस चाहिए होगी, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस इज देयर आफ्टर द पार्टीशन. मेरा आपका एग्रीमेंट हो कि हम जो भी डिस्प्यूट है उसको मैं और आप हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व करेंगे, तो उस एग्रीमेंट की मौजूदगी में जनरल जायद की इंटरवेंशन जस्टिफाइबल नहीं रहती. इधर यू विल से या मैं कहूँगा कि जी हमारा तो एग्रीमेंट होया हुआ कि हम म्यूचुअली इसको डिसाइड करेंगे. ठीक है. तो जनरल जायद की इंटरवेंशन जो है ना उसकी स्पेस नहीं है. लेकिन जब वो एग्रीमेंट ही उड़ जाए, उसको मैं उड़ा दूँ, मैं कहूँ कि जी मैं आपने इंडस वाटर ट्रीटी उड़ाया है, मैं शिमला अकॉर्ड उड़ा देता हूँ, तो फिर वो दैट एग्रीमेंट जो मेरा और आपका हुआ था दैट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर. तो फिर जनरल जायद की जो इंटरवेंशन है दैट विल बी जस्टिफाइबल. अच्छा, ओके, दिस इज अ न्यू स्पिन. ये बड़ी अच्छी पॉइंट आपने रेज की. जायद साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपको बीच में से आउट करें, हम चाहते हैं कि आप बीच में रहें, क्योंकि आपके ताल्लुकात बॉलीवुड में बड़े अच्छे चल रहे हैं और ख़वातीन से चल रहे हैं, एक्ट्रेसेस से चल रहे हैं. और मैं आई एम सॉरी, दिस वाज ऑन द लाइटर साइड. जी जी. तो शिमला अगर हम देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वहां पे एप्लीकेबल होगी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की चाहत होगी दोनों साइड्स पे. पाकिस्तान की तरफ से तो नो डाउट पाकिस्तान कांट अफोर्ड फ्रिक्शन एंड पाकिस्तान कांट अफोर्ड हमारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे चल रही हैं, खासतौर पे अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट के बाद फिर हमारे अपने चीज़ें हैं चल रही हैं. तो पाकिस्तान तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहता है. हम 5-6 जंगें लड़ चुके हैं. अब देखिए ना, $8 बिलियन से के बजट से आप $80 बिलियन वाले मुल्क का आपको मुकाबला करना पड़ रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह आप उनके जहाज़ फिर भी गिरा लेते हैं. और ये ज़रा सोशल मीडिया और वो लोग जो क्रिटिक करते हैं पाक फौज के ऊपर और DHAs की कभी बातें कर रहे हैं, कभी किसकी बातें कर, तो उससे इस पे भी ज़रा डिबेट ज़रूर किया करें कि 8 बिलियन से फिर उन्होंने इररेलेवेंट कर दिया इंडियन एयरफोर्स को. देखिए ये वहाँ पे सर अप्लाई हो सकती हैं राना साहब ये चीज़ें, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू जनरल साहब, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंडियन साइकी, हमने इसी प्रोग्राम में पहले बात की है कि हिंदुत्व की जो साइकी है वो है हेट बेस्ड फ्रिक्शन में जी. वो उसको अगर जब तक फ्रिक्शन नहीं होगी, और अब जिस तरीके से मोदी साहब अपनी पॉलिटिक्स को वहां पे लेके चले गए RSS की, तो वो वहां पे तो उनको फ्रिक्शन चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल. अभी भी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन आप इसी में देख ले कि ऐसी जगह पर ले गया फ्रिक्शन को जहाँ पे बंद गली में ले गए. मोदी इज द ओनली गाय हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस. तो कैच 22 है, अब तो वो फंस गया है और अनफॉर्चुनेटली एस्केलेशन लेवल में ऊपर ही जाएगा. तो हमारी मीडिएशन की जो बातचीत हो रही है, they have already, I don't think so, जब तक वो करेंगे, और अमेरिकन्स भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है. मेडिएशन होंगी लेकिन फ्रिक्शन के बाद ही फिर होंगी ना. मेडिएशन पे तब भी जाएंगे जब कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी ऊपर चली जाएगी और वो एक सर्टेन लेवल से अगर वॉर वहां पे जाती है तो फिर मेडिएशन के लिए चले, लोग शायद बीच में शामिल हो जाएं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त की जो एनवायरनमेंट है वो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की मेडिएशन को मानेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये एक इवेंट के लिए, अभी एक 100 साला इवेंट के लिए अपनी ये छाती चौड़ी करके वहां पे जाना चाहता है कि देखें मैं क्या लेके आऊं. अनफॉर्चुनेटली उसके हर प्लान उल्टा हो रहा है और ही डेंजरस सिचुएशन में लेके जा रहा है. तो विद दिस एटीट्यूड, विद दिस लीडरशिप इन इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की वहां पे ख्वाहिश है ही नहीं. कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन की ख्वाहिश जरूर है, रेजोल्यूशन की नहीं है. तो मेडिएशन इस वक्त मुझे तो कम अज कम आगे जब तक ये लोग पावर में है या जब तक सेंस प्रिवेल नहीं करते. अब तो उन्होंने पूरी इंडिया के पब्लिक को, जी ज्यादातर को, मेजॉरिटी को इस हेट में डाल दिया. अपनी जो सो कॉल्ड
झूठा जो प्रोपेगेंडे को उन्होंने अपना मीडिया से किया है, जी जी, वो बच्चों से रेडिकलाइज कर दिया उन्होंने माइंड को एक एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम बिल्कुल हेट ठीक, में। बिल्कुल तो वो ठीक, पल बड़ी उसी में 24/7 जो वो ये शक्लें देखते रहते हैं जो इनको हेट की तरफ लेके जा रहे हैं। वहां तो कोई दिस इज कंपटीशन बिटवीन सेंस एंड सेंसेशन, और सेंस की बात है, मीडिया पाकिस्तान का सेंस की बात करता है, वहां सेंसेशन का जवाब ठीक, आता है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये सोसाइटी अब उस तरफ जाएगी बिल्कुल बहुत ठीक, जल्दी? बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। आई एम सॉरी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर। समरेश साहब, आई विल बॉदर यू वंस अगेन, और इस पे भी मैं बात करूंगा क्योंकि यू हैव रेज्ड अ पॉइंट कि शिमला एग्रीमेंट को अगर हम ख़त्म कर देते हैं, जैसे इंडिया ने एग्रीमेंट्स जो है उनको जनाब साइड लाइन कर दिया है, तो हम भी कर सकते हैं, फिर मीडिएशन हो सकती है। लेकिन देन अगेन सवाल ये उठता है कि मीडिएशन के लिए क्या दोनों एंटिटीज़, दोनों पार्टीज, दोनों मुल्क तैयार होंगे या नहीं होंगे। वो भी अमेरिका मीडिएशन कराए तो उसमें दोनों पार्टीज तैयार होंगी या नहीं होंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें अब एक चाइना भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एंटिटी है, चाइना भी बहुत बड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट है उसका। सो वो उस पर राज़ी होंगे, उस पर इंडिया राज़ी नहीं होगा। सो अगर अमेरिका होगा तो अमेरिका पे क्या पाकिस्तान राज़ी होगा या नहीं होगा, बहुत बड़ा सवाल है। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाज़िर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।